तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज हम लोग का जो क्लास है वो इंग्लिश के पेडागोजी पर आधारित रहने वाला है, यानी कि इंग्लिश का पेडागोजी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आइए, इंग्लिश पेडागोजी के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए देखें। सबसे पहली बात, जब हम इंग्लिश की पेडागोजी का क्लास हम ले रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये बात जो है मालूम रहना चाहिए हाँ कि ये पेडागोजी होता क्या है। सबसे पहले हमको सीखना है कि ये पेडागोजी होता क्या है। क्या है पेडागोजी? ठीक, तो जैसे कि वर्ड के हिसाब से आप जानते हैं, जैसे पेन मीन्स कलम होता है, बुक मीन्स पुस्तक या किताब होती है, उसी तरह से पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। जैसा कि आप लोग हिंदी वगैरह में भी हाँ पढ़े होंगे, तो ये शिक्षा शास्त्र यानी कि शिक्षा शास्त्र क्या है। तो शिक्षा शास्त्र जिस तरह से अन्य सभी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं सब्जेक्ट्स के, सेम उसी तरह से पेडागोजी शिक्षा शास्त्र भी एक क्या है, हमारा इंग्लिश का पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को कैसे टीच करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि पढ़ाने के दौरान किन किन विधियों का, किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी पढ़ाते समय जब आप एक टीचर बनेंगे। तो टीचर बनने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी में जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किसमें? पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, यानी कि इंग्लिश के इस पेडागोजी में, इस शिक्षा शास्त्र में, जिसमें सबसे पहली बात आप यहां देख रहे होंगे, देयर आर मेनी लैंग्वेजेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारे क्या हैं, भाषाएं हैं। आप ऑलरेडी जहां बैठे हुए हैं, यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, भोजपुरी है, बगल में नेपाल है तो नेपाली है, अपने इंडिया में ही देख लीजिए पंजाबी है, कन्नड़ है, गुजराती है, मलयालम है, भोजपुरी है, न जाने कितनी भाषाएं इस दुनिया में होती हैं। तो वही बात बोली जा रही है कि देयर आर मेनी लैंग्वेजेज इन द वर्ल्ड। इस संसार में बहुत क्या है, अनेक तरह की भाषाएं हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ये छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान रखना है। देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप, कोई विशिष्ट रिश्ता, कोई विशिष्ट संबंध नहीं होता है बिटवीन, मतलब के बीच, किन के बीच, तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। लिपि पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग दो भाषा की बात अगर करें, जैसे अभी हम लोग मान लीजिए अगर हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो जो लिखी जाती है वो भाषा है हिंदी और उसकी लिपि है देवनागरी। वो जो है, जो भाषा है हम लोगों की हिंदी होती है, लेकिन हिंदी भाषा लिखी किस लिपि में जाती है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बात समझ रहे हैं ना। तो सेम उसी तरह से, जिस तरह से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश को जिस लिपि में लिखा जाता है उस लिपि का नाम क्या है, रोमन है, और लिपि को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। तो ये जो लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट है, इस लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है, यानी भाषा में और स्क्रिप्ट में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप, कोई रिश्ता नहीं होता है। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा को किसी भी स्क्रिप्ट में, मतलब किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में क्या किया जा सकता है, लिखा
जा सकता है। जैसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि किसी लैंग्वेज का उसके स्क्रिप्ट से कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हिंदी है, हिंदी में हिंदी लिखी गई है, हिंदी में हिंदी लिखी गई है, मतलब हिंदी भाषा में हिंदी को हमने क्या किया है, लिखा है, लेकिन ये लिपि कौन सी है, देवनागरी है। तो क्या इस हिंदी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो हिंदी ही लिखे हैं। हाँ, तो वहीं उसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा हमको समय दीजिए। जैसे ये हिंदी लिखा हुआ है, ये वर्ड हिंदी लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, नहीं नहीं, ये हिंदी वर्ड जो लिखा हुआ है यह किस भाषा में लिखी गई है, हिंदी, मतलब हिंदी में, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। और जैसे हिंदी में हिंदी लिखा गया है, ये हिंदी किस में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, लेकिन लिपि इसकी क्या है, रोमन है। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप, कुछ विशिष्ट संबंध नहीं होता है, किसमें, लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में। जैसे ये लैंग्वेज है हिंदी, ठीक, लेकिन यहां पर वही वर्ड हिंदी को किस स्क्रिप्ट में लिख दिया गया, रोमन में। तो वो बात कहने का मतलब हो गया कि लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, हाँ जरूर, आइए सटा दीजिए उसको। फिर उसके बाद में देखेंगे कि एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। इसी को क्लियर करने के लिए ये लाइन लिखी गई है कि एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज को, देखिए हाँ समझिए जो हम बोल रहे हैं वो, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। यानी कि दोनों हिंदी ही लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी, इसको भी क्या पढ़ेंगे, हिंदी, लेकिन इसका जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो रोमन है। तो वही बात बोला कि जब एक ही वर्ड को देवनागरी में भी लिखी गई और रोमन में भी लिखी गई, इसका मतलब है कि भाषा और स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, ये दोनों का कोई आपसी कोई विशेष संबंध नहीं होता है। यानी ये तो हम दो का खाली बताए हैं, ठीक उसी तरह से यहां देखिए, ये वर्ड का उच्चारण कीजिए, पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश, और किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक। इसकी लिपि क्या है, रोमन है। अब इसको जरा देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है और किस लिपि में। तो क्लियर नहीं हो गया कि लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होता है। और एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। जैसे ये लैंग्वेज है इंग्लिश, लैंग्वेज है इंग्लिश, लिख दिया गया देवनागरी लिपि में। लैंग्वेज है हिंदी, लिख दिया गया रोमन लिपि में। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। हम लोग कोशिश करेंगे कि लिपि ना बोल करके उसको क्या बोले, स्क्रिप्ट बोले। हम लोग कोशिश करेंगे कि भाषा ना बोल करके उसको लैंग्वेज बोले, साहित्य ना बोल करके लिटरेचर बोले। कोई दिक्कत, हाँ। तो अब इसको सीधे नहीं पढ़ना है, इसको रिलेट कर करके पढ़िएगा ना। जैसे अब हम लोग तो ऐसा तो है नहीं कि ही इज अ बॉय, वह एक हो गया, आगे बढ़ जाए, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको रिलेट कर करके पढ़िए। जैसे कि अब इसका अर्थ निकालने मात्र से मतलब नहीं है, वो क्या कहना चाह रहा है ये आपको आत्मसात होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो वही मैं बोला कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होती है। अब इतना कहने से तो नहीं समझ में आता है स्टूडेंट को। तो वो बात बताया गया कि लिखी गई है हिंदी में, ये भी हिंदी है, ये भी हिंदी है, लेकिन ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है और ये रोमन में। ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, लेकिन है इंग्लिश, यहाँ पे लिख दी गई है देवनागरी लिपि में। है
हिंदी लिख दी गई है रोमन लिपि में। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होता है, और नहीं होता है तो इसी वजह से, नहीं होने की वजह से कि एनी लैंग्वेज कैन बी रिटेन इन एनी स्क्रिप्ट, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। अब क्लियर हो गया? बढ़े फिर देखेंगे, थोड़ा सा आगे आके हम लोग देखते हैं लैंग्वेज फैमिलीज, यानी कि भाषा का जो परिवार है। अब जैसे आप लोग पता नहीं बायो वगैरह पढ़े हैं कि नहीं, जैसे एम्फेबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, नहीं, जैसे मनुष्य हम लोग जैसे मैमल्स में आते हैं स्तनधारी, मतलब वह धरती पर रहने वाला वह जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। एक रेप्टाइल्स होता है जो रेंगने वाले होते हैं, जो उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं। सेम उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर क्या है? लैंग्वेज फैमिली है। तो लैंग्वेज फैमिली में देखिए इंडो यूरोपियन, जहां भी इंडो लगा हो समझिए वो भारत से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। तो इंडो यूरोपियन का मतलब ये हो गया, ठीक। ठीक है, चलिए हाँ अब देखेंगे। तो इंडो यूरोपियन नहीं दिख रहा है? ठीक है, देखते हैं। इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन का मतलब कि वैसी भाषाओं का ग्रुप जिसमें भारत और यूरोप से मिलती जुलती जो कुछ भाषाएं हैं, उसमें कौन कौन होती हैं? हिंदी हो गई, ठीक है, गुजराती, इंग्लिश, ये हो गया। द्रविडियन, कौन चीज? ये किधर हो गया? कहाँ? इधर? इधर? ये सबसे ऊपर वाला? तो पक्का नंबर है क्या? एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, फोन कर ले रहे हैं। क्या नाम है? हेलो? हेलो? थोड़ा दीपक को भेजिए तो क्लासरूम में। हेलो? चलिए देखिए अब, तो इंडो यूरोपियन के अंतर्गत जो आने वाली भाषाएं हैं उसमें हिंदी, गुजराती, इंग्लिश।
द्रविडियन में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है ना, जिसको हम लोग साउथ के जो हम लोग लैंग्वेज कहते हैं वो वाला हो गया। अब देखिए तिब्बतो बर्मन में कौन कौन लैंग्वेजेज आएंगे, तो इसमें जैसे लैंग्वेजेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत में बोली जाने वाली जो भी भाषाएं हैं वो हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, तब तक हम लोग का काम डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, ना आ रहा है तब तक हो जाता है क्या, वही तो हाँ चलिए ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद ऑस्ट्रो एशिएटिक, एशिएटिक एशिया से बना है एशिएटिक, तो उसके अंतर्गत जो है वो सभी लैंग्वेज जो हम लोग झारखंड में यूज करते हैं, या फिर कहीं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, मध्य एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं को, यानी कुल मिलाकर के ये सभी हो गए लैंग्वेज का कौन चीज, फैमिली, कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं। ये दीपक का नंबर है क्या, दीपक का नंबर है, थोड़ा फोन कीजिए दीपक को बुलाइए। तो फिर ये ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है ना। नहीं नहीं पूरी बात बोलिए ना, कि क्लास में आने के लिए सर बुला रहे हैं, ऐसे बोलिए ना। हाँ स्क्रॉल। ये क्या बोला। उसके बाद लास्ट आपका है एंडेमनीज। तो ये सब टोटल हो गया आपका कौन, जो हम लोग लैंग्वेज को ग्रुप में क्या किए। थोड़ा ही गड़बड़ी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसको सही कीजिए।
अब तो स्क्रॉल हो रहा है स्क्रॉल, लेकिन लिखने के लिए, वो मिटाने के लिए, लिखने के लिए सब कलर वगैरह सब। क्या अभी सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं अभी गड़बड़ हो गया। लग रहा है सही हुआ। नोट्स नहीं, वो जो आया था वो पीडीएफ था, वो पीडीएफ को यहाँ पर लाना है। इस पे, इस पे, इस पर, यही ना, यहाँ पे। हो गया। अब पेंसिल लाना है खाली। हाँ, आप ऐसा कीजिए, रहने दीजिए, पेंसिल छोड़ दीजिए आप, ठीक है, हमको काम कर लेने दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। कल वो लोग अपना आएंगे तो अपना करेंगे, इतना ही खाली होता रहे बस। यहाँ तक हम लोग का हो गया था। अब आएंगे देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। क्या? फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का फॉर्म, लैंग्वेज का रूप। नहीं तो उसके कितने फॉर्म हैं? तो उसके दो फॉर्म हैं, एक ओरल, ओरल का मतलब मौखिक, और एक रिटेन, रिटेन का मतलब लिखित। मतलब जो लैंग्वेज हम लोग बोल करके व्यक्त करते हैं वो ओरल हो गया, और जो लिख करके व्यक्त करते हैं वो लिखित, रिटेन हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर, वहां पर कोई बच्चा हल्ला कर रहा है और मुझे उसको भगाना है, मैंने लिख दिया, बाहर हल्ला करने वाले बच्चे को मालूम कि तुम जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, और इनको दे दिया, ये जाकर उसको दे दिए, मेरी बात वो पढ़ लिया और वो चला गया। ये हमने अपने मन की बात वहां तक पहुंचा दी, कैसे? लिख करके, तो ये रिटर्न फॉर्म हो गया, ठीक है। और उतना हम लिखेंगे फिर ये जा करके देंगे, उससे बेहतर है कौन है भागो, और वो क्या हो गया? चला गया। तो ये क्या हो गया? मौखिक हो गया। ये वो होता है ओरल एंड रिटेन। लेकिन उसमें भी नोट देखिएगा, रिटेन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल या क्रेडिबल देन द ओरल लैंग्वेज। यानी कि जो रिटेन लैंग्वेज होता है वो ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा ज्यादा क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब एक तो भरोसेमंद, विश्वसनीय भी होता है, और साथ साथ स्टेबल मतलब कि टिकाऊ भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आजकल देखते हैं कि कोई भी चीज कहीं कोई वादा कर देता है, कुछ कर देता है नहीं, लेकिन वहां पर जो है काम आपका बाद में मुकर जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि लोग कहते हैं कि इसको क्या कर लीजिए, लिखवा क्यों नहीं ले रहे हैं, लिख करके ये अपना क्लियर हो जाता है। तो बेहतर होता है कि चलिए भाई हमारे पास लिखी हुई बात है। तो कभी भी हमेशा रिटन लैंग्वेज स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है किसके बनिस्पत, किसके अपेक्षा? ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन लैंग्वेज। किसी भाषा के क्या क्या गुण होने चाहिए, भाषा में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी कि भाषा का जो गुण है वो कौन कौन सा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। नंबर एक, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। लैंग्वेज सिंबॉलिक भी हो सकता है और डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप चाहे तो उसको सिंबल में
गति करके भी क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को दिखा सकते हैं। ठीक है, एक तो अभी अभी आप सीखे कि लैंग्वेज भी होता है, क्या बोलते हैं, ओरल भी होता है और मतलब रिटन भी होता है। लेकिन साथ ही साथ जैसे हम लोग सर आज पढ़ाएंगे, तो ये हम डायनामिक मतलब कि गति में हमने आपको क्या कर दिया, संकेत करके भी क्या कर दिया, हमने आपको बता दिया। तो वो सिंबॉलिक भी हो सकता है लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहेंगे? ये क्या है, सिंबॉलिक है, यानी कि सिंबल से भी आप सांकेतिक तरीके से भी कह देते हैं। सिंबॉलिक और डायनेमिक होता है लैंग्वेज का एक गुण। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, कम्युनिकेशन का एक क्या है, एक साधन है। जैसे अगर लैंग्वेज नहीं हो, आपके मन में बहुत चीजें चल रही हैं कि आज चलेंगे तो सर से हम ये चीज पूछेंगे, मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आज हम चलेंगे तो ये चीज क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारे और आपके बीच एक माध्यम होना चाहिए ना, जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात आप तक पहुंचा सके और आप अपने मन की बात हम तक पहुंचा सके। तो इसके लिए एक माध्यम का होना क्या है, जरूरी है। तो वही जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कौन, एक लैंग्वेज। फिर देखेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही बात हुई, अपनी बात कहने सुनने का क्या होता है, एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। जैसे आजकल देखेंगे कोचिंग में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, कोई फॉर्म आप भरते हैं तो वहां पर स्पष्ट लिख दिया रहता है कौन चीज, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपके एग्जाम का कौन कौन सा मीडियम है। तो जिनको हिंदी मीडियम में देना रहता है वो हिंदी में देते हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम में देना रहता है वो इंग्लिश में देते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपका, एक आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब ये हो गया कि जो कोई भी भाषा है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि जो हर चीज को केवल लिख करके ही हम व्यक्त कर सकते हैं, हाँ, या फिर बोल करके ही व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कई कई ऐसे साधन हैं जिनके जरिए हम अपनी भाषा को अपने समक्ष सामने बैठे लोगों तक हम क्या कर सकते हैं, पहुंचाते हैं। फिर देखेंगे लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसे भी होते हैं जो बड़ा जटिल भी होता है, नहीं तो कोई कोई चीज, कोई कोई लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा आसान भी होता है। तो ये चीज है, ये सारे लैंग्वेज के गुण हो सकते हैं। अब देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब पहले समझते हैं कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर आप प्राप्त कर ले रहे हैं, उसको ग्रहण कर ले रहे हैं, आत्मसात कर ले रहे हैं, अधिग्रहित कर ले रहे हैं, अधिग्रहण जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन बोलता है। तो अब देखेंगे, करें कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, जब किसी भाषा को स्वाभाविक रूप से, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या कर लिया जाता है, लर्न, ये पैसिव वॉइस में है, देख रहे हैं ना, एम इज आर प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो जब किसी भाषा को नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से क्या कर लिया जाता है, सीख लिया जाता है, एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, और उसके लिए कोई सिस्टमेटिक यानी कि लयबद्ध क्रमबद्ध कोई प्रैक्टिस जो है करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड एक्विजिशन। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन जो है हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग के घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो पैदा होते हैं, कभी भी उनको कोई चीज लैंग्वेज उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने फैमिली मेंबर से, माता पिता से, ठीक है, अपनी मम्मी से, अपने दादा दादी से, घर के सदस्यों से की बातों को सुनते 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 वो खुद ही क्या कर जाते हैं, एक्विजिशन उनका क्लियर हो जाता है। कुछ भी उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नेचुरली हो जाती हैं। उसके लिए कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करने की जरूरत उस बच्चे को नहीं पड़ती है। फिर देखेंगे कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है यह रिफर करता है कौन चीज को, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, रेफर करता है। कैसे, ए नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज, या तो द्वितीय भाषा के रूप में, या फिर नेटिव का मतलब होता है पैतृक, मतलब जहां हम लोग पैदा हुए होते हैं उस रूप में। बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में, मानव मस्तिष्क में इनेट कैपेसिटी होती है, भाषा सीखने की इनेट कैपेसिटी होती है, उसको सिखाने की जरूरत कभी किसी को नहीं पड़ती। इनेट कैपेसिटी का मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति, जन्मजात क्षमता। मतलब जब बच्चा इस दुनिया में, हम आप कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है, आते के साथ वो रोना शुरू कर देता है। उसको किस बात की तकलीफ है, उसको किसने धोखा दे दिया, उसकी जमीन किसने हड़प ली है कि वो आते के साथ क्या करने लगता है, वो रोने लगता है। उसको कौन मार दिया, उसको कौन डांट दिया कि वो आते रोने लगता है।
इस सब को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, इननेट कैपेसिटी, यानी कि जन्मजात क्षमता वो लेकर के ही पैदा होता है, और वो चीज उसके एक्विजिशन में भी देखने को मिलता है। बिना सिखाए वो क्या हो जाता है, कैसे सीख जाता है, नेचुरली। नेचुरली मतलब विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के ही वो क्या कर जाता है, सीख जाता है। फिर देखेंगे, और ये इननेट कैपेसिटी कहाँ होती है, ह्यूमन ब्रेन में, यानी कि मानव मस्तिष्क में ये होती है। ठीक है, it also means an unconscious process that occurs when language is used in real conversation. It also means, इसका मतलब ये भी हुआ कि क्या, an unconscious process, एक अचेत प्रोसेस, प्रवृत्ति, ठीक है ना, प्रक्रिया, दैट अकर्स, जो कि होता है, व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड, जब भाषा को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इन रियल कन्वर्सेशन, यानी कि वास्तविक वार्तालाप में। ठीक है, तो ये सब है कौन चीज आपका, ये लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। फिर देखेंगे, मदर टंग इज एन एक्वायर्ड लैंग्वेज, और सबसे बड़ी बात कि मदर टंग इज एन एक्वायर्ड लैंग्वेज, मातृभाषा, मदर टंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वह इस दुनिया में उसको एक्वायर्ड नॉलेज के नाम एंड एक्वायर्ड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। एक्वायर्ड लैंग्वेज का मतलब, जैसे हम लोग भारतीय हैं, ठीक है, अंग्रेजी तो हमारी मातृभाषा नहीं है, तो देख लीजिए हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है तब जाकर के होता है, यानी जो भाषा हम लोग पहले से नहीं जान रहे होते हैं उसको सीखते हैं तब होता है। लेकिन जो हमारा मदर टंग है, हर आदमी का मदर टंग अलग अलग हो सकता है, जो जहां पैदा हुआ है वहां का मदर टंग वो बोलेगा, तब मदर टंग एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समाज में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में रहते रहते वहां के लोगों की बातों को सुनते सुनते ही वो क्या कर जाता है, वो सीख लेता है। इसीलिए एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब अर्जित, कमाया हुआ, अर्जित धन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उसी तरह अर्जित क्या है, लैंग्वेज है, जो कि एक मतलब कि एक्वायर्ड लैंग्वेज बोला जाता है किसको, मदर टंग को। उसको सीखने के लिए ना मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ना सीखने की जरूरत कभी पड़ती है, यूं ही हम लोग क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। बढ़े आगे, अब देखेंगे, अब देखिए, लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग का मतलब आप लोग जानते हैं कौन चीज, सीखना। वैसे आप लोग डीएलएड बीएड में इसको सीखना कहना ज्यादा सही नहीं है, इसको अधिगम कहा जाता है। मैंने आप लोगों की भाषा में कहे तो, ठीक है ना, तो उसको आप लोग हिंदी में यहीं पढ़े होंगे, तो पेडागोजी तो उसमें आपके सर बताए होंगे कौन चीज, अधिगम। तो लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम। अब उसको हम लोग तोड़ के समझते हैं अपने भाषा में। भाषा अधिगम का मतलब है कि भाषा को कैसे हम लोग सीखते हैं, कैसे, समझ गए ना, लर्निंग माने सीखना, तो भाषा को कैसे सीखते हैं, भाषा अधिगम क्या होता है। अब आइए भाषा अधिगम के बारे में हम लोग समझे। तो कह रहे कि व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे, व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे, जब किसी भाषा को क्रमबद्ध तरीके से सीखा जाता है, जब किसी भाषा को क्रमबद्ध तरीके से सीखा जाता है, इट इज नॉन एज लर्निंग। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, इसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये एक तरह से समझिए कि व्हाट इज लर्निंग, चाहे डिफाइन लर्निंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, ये डेफिनेशन हो गया लर्निंग का, कि व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे, जब किसी लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे में क्रमबद्ध तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, तो इट इज नॉन एज लर्निंग। तो ये किस नाम से जाना जाता है, लर्निंग के नाम से जाना जाता है, अधिगम के नाम से जाना जाता है। लर्निंग ए लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, किसी भी भाषा को सीखना एक इंक्लूसिव प्रोसेस है, एक पूरा समावेशी, ये पूरा क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग जो है एक कॉन्शियस प्रोसेस, एकदम सचेत जो है क्या है, प्रोसेस, प्रोसेस के मतलब की प्रक्रिया है। एंड इट इज मोर इफेक्टिव, और ये बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ये बहुत ज्यादा कारगर हो जाता है, when it is done in a meaningful situation और familiar environment। जब when it is done, जब इसे किया जाता है, किया जाता मतलब किसे किया जाता है, लैंग्वेज लर्निंग को जब हम लोग करते हैं किस स्थिति में, इन ए मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब एक सार्थक, कौन चीज,
सार्थक, यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तो मीनिंगफुल मन सार्थक या कहिए कि अर्थपूर्ण, हाँ, सिचुएशन परिस्थिति में, और अथवा मतलब कि अर्थपूर्ण स्थिति में, या फैमिलियर इन्वायरमेंट। फैमिलियर इन्वायरमेंट का मतलब पारिवारिक वातावरण में, पारिवारिक माहौल में अगर हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग को, लैंग्वेज को लर्न करते हैं, तब ये बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, इफेक्टिव हो जाता है, मतलब कारगर हो जाता है, बड़ी प्रभावी तरीके से मैंने हम आप कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, लैंग्वेज को सीख सकता है। फिर देखेंगे एज पर स्किनर लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन प्लस रेनफोर्समेंट। और कुछ लैंग्वेज ऐसे भी है जो हम लोग इमिटेट करके भी सीखते हैं। अब इंग्लिश वर्ड है इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, अनुकरण करना। क्या, नकल करना, अनुकरण करना। आजकल देखिएगा मोबाइल वगैरह में बहुत सारे वीडियो वगैरह भी क्या होता रहता है, बनता रहता है। छोटे बच्चों को, आपका छोटा बच्चा है अगर, अच्छा हाँ स्किनर का थॉट था, ठीक है ना। यहाँ पर ये जैसे कहने का मतलब है कि ये एस है ना, जब किसी आदमी का नाम आता है उसको प्रॉपर नाम कहते हैं तो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, प्रॉपर नाउन हमेशा। तो आप देखेंगे कि इमिटेट करता है बच्चा। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि हमसे पूछा जाता है दूध पिएंगे, तो हम लोग कहेंगे हाँ, तो बच्चा भी इसको फॉलो करता है, वो क्या करता है, नकल करता है, अनुकरण करता है कि जैसे ये बोल रहे हैं उसी तरह हम भी ऐसे ऐसे करें। आप किसी बच्चा को ऐसे करके अगर ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब उसको लगेगा कि ये ऐसे चिढ़ा रहे हैं, आप उसको पता भी नहीं कि इसको चिढ़ाना कहते हैं, लेकिन अगर आप 5 दिन उसको ऐसे ऐसे कीजिए तो फिर वो भी आपको देख करके ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। तो लैंग्वेज सीखने में इमिटेशन का भी, नकल का भी, अनुकरण का भी बहुत ज्यादा क्या होता है, महत्व होता है। ये सभी तरीका है लैंग्वेज लर्निंग का। फिर देखेंगे ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट। इतना ही नहीं, मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट के लिए, यानी कि आपका लैंग्वेज लर्निंग जो है मीनिंगफुल हो, सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो, इसके लिए उस भाषा का, जिस भाषा को आप सीख रहे हैं, उसका ग्रामर शुड बी टॉट, ग्रामर को पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अब देखिएगा इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, किसी बच्चे से ऐसे ही हम लोग पूछ देते हैं, हाँ तो आप बताएं कल आप पढ़ने नहीं आए थे, क्लास में आप एब्सेंट थे। सर कल मेरा माँ हॉस्पिटल में आ गया था, इसीलिए कल हम पढ़ने नहीं आया था। सर कल मेरा माँ हॉस्पिटल में आ गया था, इसीलिए हम कल पढ़ने नहीं आया था। लैंग्वेज है, आप बोल दिए मैं समझ गया, वो अलग है, लेकिन अभी अभी हमने क्या कहा कि वो मीनिंगफुल सिचुएशन होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो अब ग्रामर जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कल मेरी माँ आई थी, आपको ये बोलना है कि वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, नंबर पर्सन है, जेंडर है, सिंगुलर प्लूरल है, इन सभी चीजों का ध्यान उसमें रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रामर पढ़ना होगा। यानी कहने का मतलब है कि मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट बन सके, जो आपका जो अभिप्राय है वह क्या हो, अर्थपूर्ण हो, इसके लिए बढ़िया लैंग्वेज लर्निंग के लिए ग्रामर का होना भी, ग्रामर को भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्या है यहाँ पे, अब देखिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे तो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट हो सके उसके लिए ग्रामर का पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। यानी कि ग्रामर शुड बी टॉट, पैसिव वॉइस में ग्रामर को पढ़ाया जाना चाहिए। अब देखेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन का मतलब आप समझते हैं, कौन चीज, अर्जन, अधिग्रहण, जो आप सीखते हैं, जो आप प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। और लर्निंग का मतलब जो आप सीखते हैं, जो अधिगम करते हैं, हाँ, अर्जन और अधिगम, ठीक है। अब आइए देखते हैं दोनों में क्या क्या मतलब है, डिफरेंस है। देखिएगा, सिमिलर टू चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी सच पूछिए तो बच्चा का जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, तो वह एकदम वो कैसे सीखता है बच्चा, वो नेचुरली सीखता है।
वो एक्विजिशन जैसे होता है। जैसे या तो होम लैंग्वेज कहिए तब, या मदर टंग कहिए तब। होम लैंग्वेज का मतलब घर की भाषा, और मदर टंग का मतलब मातृभाषा। तो मातृभाषा का नाम है मातृ, मतलब माँ से जुड़ा हुआ। तो जो भाषा माँ बोलती है, यानी कि घर में जो बातें होती रहती हैं, उस लैंग्वेज में बच्चा सीखता है, वो एक्विजिशन के अंतर्गत आ गया। यहाँ देखिए फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लेकिन लर्निंग का मतलब ये हो गया कि आपको बाकायदा फॉर्मल लैंग्वेज का लर्निंग करना होगा। जैसे घर में भी हम लोग हिंदी में बात करते हैं, ठीक, या कहीं दूसरे जगह इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, या जिनके घर में माहौल है वो इंग्लिश में भी बात करते हैं। तो जो हम लोग स्पोकन के अंतर्गत भोजपुरी में बोले, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, वो बोलना अलग है। लेकिन जब हम लोग उसके लर्निंग में आते हैं, तो जैसे बोलते हैं वो चीज यहाँ कारगर सिद्ध नहीं होता है। आपको अगर लर्निंग के तहत आना होगा तो बाकायदा उसका फॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी हम बोले, कल मेरा माँ आया था इसलिए मैं पढ़ने नहीं आया था, ये बोलचाल की भाषा में आपको जैसे टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी आती है बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे, तो वो लर्निंग में वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पे एकदम बाकायदा आपको फॉर्मल नॉलेज उस भाषा का, उस लैंग्वेज का होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये औपचारिक रूप से आपको सीखना है, ये बाकायदा सीखना होता है। जैसे किस तरह, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो टेंस पढ़ना है, संस्कृत में उसी को लकार पढ़ना है, हिंदी में उसी को काल पढ़ना है। नहीं, अब सेम बात है। अब मैं खा चुका हूं, अब मैंने खाया, ये बाकायदा फॉर्मल नॉलेज जब लैंग्वेज के लेने जाइएगा तो इन दोनों में क्या है, अंतर है। ऐसे तो स्पोकन में बोलते समय मातृभाषा में जैसे मन करे, होम लैंग्वेज में वैसे आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये डिफरेंस आपका हो गया कौन चीज, एक्विजिशन और लर्निंग। आगे बढ़े, फिर देखते हैं पिकिंग अप ए लैंग्वेज। ये एक्विजिशन क्या करता है, एक लैंग्वेज को पिक अप करता है, चुनने का काम करता है। यहाँ देखिए नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, लेकिन जब यहां पर आप आते हैं तो आपको पहले से पता रहता है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, कौन सी भाषा सीखने जा रहे हैं, आपको पहले से मालूम रहता है। फिर देखेंगे ये सब कॉन्शियस माइंड में भी सीखा जा सकता है, लेकिन ये केवल कॉन्शियस में सीखा जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा इस दुनिया में है भी, लेकिन हम लोग को लगता है कि 2 साल तक तो शायद वो चेतन में ही रहता होगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी आगे आपको पढ़े होंगे आप लोग कि शैशवावस्था तो एक कौन कौन अलग अलग जो है ना, जीरो से इस तरह से होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे को, मतलब वो जीवित ही है, इस दुनिया में है भी, लेकिन फिर भी उसको कुछ वो पता नहीं है। हाँ, तो उस स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस बच्चे को भूख लगती है तो वो रोएगा। अब रोएगा तो उसकी माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा जो है भूखा है, इसलिए फिर वो माँ अपने बच्चे को जाके दूध पिलाती है। तो वो सब कॉन्शियस माइंड में भी वो बोलता है, वो रोना नहीं है, वो उसकी क्या है, लैंग्वेज है, उसकी वो भाषा है। लेकिन यहाँ पर है, अब हम लोग सर स्पोकन सिखाने दीजिए, तो किस स्पोकन की बात कर रहे हैं आप, कॉन्शियस है, आपको सब चेतन में है, आप जान के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो भी भाषा आप बोल रहे हैं, जो सीखने आए हैं, वो चीज लर्निंग के अंतर्गत आपका हो जाता है। ये देखिए इम्प्लिसिट नॉलेज और ये एक्सप्लिसिट नॉलेज, यानी इसके अंतर्गत इम्प्लिसिट नॉलेज, इम्प्लिसिट की जैसा कि अभी आपको बोले कि वो तो घर के अंदर की बात होती है, जो घर के लोग होते हैं, पारिवारिक जो सदस्य होते हैं, वे लोग जो जो बोलते रहते हैं, वो जैसे नहीं कहते इनबिल्ट, बहुत ऐसा फीचर होता है जो मोबाइल में पहले ही से रहता है, तो वो ये वाला है। आइए, ये बाहरी नॉलेज भी आपको उसमें देखने को, सुनने को क्या होगा, सीखने को मिलेगा। फिर देखिए फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, इसको सीखने के लिए, किसको, एक्विजिशन के लिए फॉर्मल टीचिंग की जरूरत, कौन सर जी आपको सिखाएंगे, टीचर रखेंगे, किसी स्कूल कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो अब जाके एक्विजिशन होगा, इसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। लेकिन फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स, इसमें फॉर्मल टीचिंग आपको जरूरत पड़ेगी। आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, हाँ, इसका स्ट्रक्चर इस पर लागू होगा, उसका स्ट्रक्चर उस पर लागू होगा, ये चीज आपको फॉर्मल टीचिंग एकदम अगर इसमें होता है तो लर्निंग में बहुत मदद करता है। लेकिन आपको एक्विजिशन में आपको फॉर्मल टीचिंग की कोई विशेष दरकार नहीं पड़ती है, वो सुनते सुनते ही घर में ही हो जाता है। ये हुआ आपका एक्विजिशन और लर्निंग। अब देखेंगे, अब देखिए फिर वही कहानी आ गई, फिर कहानी वही आ गई।
इसको हटाए। ठीक है, अब देखेंगे। कोई समस्या वाला बात हो गया ये। चलिए अब देखेंगे इस, अब देखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अब ये इसको आप लोग एनसीएफ जो कि 2005 में ये भारत सरकार के द्वारा जो है लाया गया था, आप लोग हिंदी संस्कृत वगैरह में भी अन्य में पढ़े होंगे, उसी को हम लोग संक्षेप में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया, जो भी निरीक्षण किए गए, उनके अनुसार इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। यानी एनसीएफ 2005 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है, यानी कि द्वितीय भाषा है। ये द्वितीय भाषा इसको बोला गया। इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुभाषिक देश, बहुभाषिक का मतलब कि वैसा देश जहां पर बहुत सारी भाषाएं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उस मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि भारत, याद रखिएगा यहाँ लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होगा, लाइक इंडिया मतलब भारत की तरह, भारत के जैसा, भारत के जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। अंग्रेजी एक वैश्विक, विश्व से बन गया वैश्विक, तो अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। और मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए रिसोर्स, और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। और मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद, कौन चीज? बहुभाषावाद, इसका क्या है? एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इंग्लिश के बारे में ही पढ़ते हैं, तो उसमें देखिएगा कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए, ठीक है, तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा डिक्शनरी में अपडेट होती रहती हैं। जैसे एक जमाना रहा होगा जब पिज्जा बर्गर नहीं था, दूसरे बात छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिनों से ही ये सभी चीजें आई हैं। आज से 20-25 साल पहले तो कम से कम नहीं ही था, लेकिन अब पिज्जा बर्गर आया तो फिर ये वर्ड बना। अब ये वर्ड बना तो डिक्शनरी में जाएगा ही जाएगा। अब चाहे वो पिज्जा की शुरुआत दुनिया के किसी एक कोने से, किसी एक देश से क्यों ना हुई हो, लेकिन जब वो वहां पर चला जाएगा तो वहां पर वो कौन सी का काम करेगा? एक रिसोर्स का काम करेगा, एक संसाधन का काम करेगा। तो वही बात करें कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? एक बहुभाषावाद एक रिसोर्स का, एक संसाधन का काम करता है। अब कह रहा है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के आलोक में, क्या? एज पर OLA, OLA का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है ना? ओ वही बात है, ये इसका ये संक्षेप है जिसका एब्रिविएशन हम लोग बोलते हैं ना। तो ओ एज पर OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो कि 1963 ईस्वी में आई थी। हाँ, इंग्लिश इज, ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। तो ये एक्ट, ये अधिनियम जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो ये जो लैंग्वेज एक्ट, ये जो भाषा का जो अधिनियम जो 1963 ईस्वी में आई थी, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। आप इसको याद रखिएगा, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आएगा तो ऐसे इंग्लिश इज ऐसे लिखेगा अकॉर्डिंग टू, हाँ, या एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इंग्लिश इज डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको याद रखना कि इसके अनुसार यानी कि OLA के अनुसार इंग्लिश क्या है? एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखेंगे
अब देखेंगे वही बात, आप लोग उसको अपनी भाषा में हिंदी में बोल रहे हैं, स्वराज्य भाषा है। अब देखेंगे ये OLA, अब ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल नंबर है 343, उसका भाग 2, उसमें इसकी चर्चा की गई है। फिर देखेंगे और तो चलिए, अगर ये इसके अनुसार एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है तो फिर हिंदी क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है सहायक, ठीक है ना, और ये ऑफिशियल का मतलब होता है एकदम ओरिजिनल नंबर 1। अगर कोई भाषा है तो वो कौन है, हिंदी है, और वो संविधान में उसकी चर्चा आर्टिकल 343 के 1 में की गई है। यानी कि हिंदी की चर्चा 343 के 1 में और इंग्लिश की चर्चा 343 के 2 में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए ये नाम है, ठीक है ना, कौन सी चीज का नाम है, नोम चॉम्स्की, ठीक है। द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विथ एन innate ability to acquire language, ये आइडिया का प्रतिपादन, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं आपकी भाषा में, प्रतिपादन, इसको ये जो देख रहे हैं डीप जो अक्षर में लिखा हुआ है वो, कि आइडिया, कौन सा आइडिया, कि चिल्ड्रन आर बोर्न, बच्चे पैदा होते हैं, विथ एन innate एबिलिटी, जन्मजात क्षमता के साथ, टू एक्वायर नॉलेज, भाषा को सीखने के लिए। यानी कि भाषा सीखने के लिए कोई भी बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ ही इस धरती पर आता है। ये बात किन्होंने कहा, नोम चॉम्स्की ने कहा। फिर देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसको संक्षेप में बोलेंगे कौन सी, LAD, इज गिवन बाय चॉम्स्की। ये भी, ये डिवाइस जो है, ये संयंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किनके द्वारा दिया गया, ठीक है ना, नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। LAD इज मोस्ट इफेक्टिव और क्रिटिकल टिल द एज ऑफ 5 years। और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है, बड़ा कारगर होता है, बहुत जबरदस्त होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब आइए, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर का मतलब होता है मतलब, जैसे कि हम लोग बोलते हैं BA, तो BA का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि BA स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो सेम उसी तरह लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है लर्निंग ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को सीखना विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि बगैर किसी ज्यादा मैंने प्रयास के, हाँ, अगर कोई हम लोग सीख लेते हैं भाषा, उसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसा कि इससे पहले वाले स्लाइड में आप देखे भी हैं कि एक्विजिशन में और लर्निंग में क्या अंतर था, तो उसमें बताया गया था कि आपको ग्रामर की भी जरूरत पड़ सकती है, वो बाकायदा फॉर्मल पढ़ाई उसकी करनी पड़ती है। ये चीज आपको बगैर किसी डेलिब्रेट और कंसेंसस एफर्ट, मतलब कुछ बहुत ज्यादा प्रयास लगाने की भी जरूरत इसमें नहीं होती है, आप ऐसे ही सीख जाते हैं, ठीक है। कौन, लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा का अर्जन आप ऐसे ही कर लेते हैं। फिर देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स, कौन चीज, लैंग्वेज स्किल्स। अब देखिए, स्किल का मतलब क्षमता, कौशल, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज मतलब भाषा, तो भाषा का, हाँ बोलिए कुछ कह रहे हैं, भाषा का कौन चीज, स्किल, भाषा कौशल, यानी कि भाषा की क्षमता क्या क्या है, LSRW। अभी ये LSRW क्या है, लिसनिंग मतलब सुनना, हालांकि उसको ज्यादा बेहतर होगा ध्यान से सुनना, कान खुली है, कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, उसको हियर बोलते हैं, हियर मीन्स सुनना, लेकिन गौर से सुनना को हम लोग क्या कहते हैं, लिसनिंग। कभी किसी क्लास में, बचपन से आप लोग इतने बड़े हो गए, कभी सुने हैं किसी टीचर को कहते हुए हियर मी, क्लास में कभी सुने हैं, हमेशा सर जी बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी, मतलब मुझे ध्यान से सुनो, तो ये चीज है। तो लिसनिंग का मतलब होता है कौन चीज, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लेखन, नहीं वही बात है, थोड़ा सा टफ हिंदी में आपको बोले तो। अब देखिए, अब लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, तो सुनना और रीडिंग, ये दोनों
रिसेप्टिव कहिए या पैसिव स्किल्स कहिए। जिस तरह से वॉइस में आप लोग पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि उसमें कर्ता एक्टिव रहता है, काम को करने वाला एक्टिव रहता है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि काम करने वाला एक्टिव नहीं रहता है, जिसके ऊपर काम होता है वो पैसिव। ठीक है, एक आप लोग आजकल बड़ी भाषा चल रहा है पैसिव इनकम, एक होता है एक्टिव इनकम, यानी इनकम का मतलब समझते हैं आमदनी। ठीक है, तो ऐसा इनकम जो एक्टिव इनकम उसको बोलते हैं कि जब तक आप एक्टिव हैं, जब तक आपका हाथ पांव दिमाग बोली बुद्धि ज्ञान चल रहा है, तब पैसे आते हैं, उसको हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं। एक होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब आप सोए हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, संडे की छुट्टी में हैं, मनाली गए हैं एकदम बर्फ का लुत्फ उठाने, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पैसे आ रहे हैं, तो उसको उस आमदनी को हम लोग कहते हैं कौन सी? पैसिव इनकम। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी मनाली गया है घूमने के लिए, अब पैसा आ रहा है? नहीं, तो जैसे अगर आप रूम रेंट पर दे दिए हैं, ठीक है, तो आप अपने खेत में भी काम कर रहे हैं, फिर भी रूम का रेंट आ रहा है, कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ाते हैं इतना दिनों से, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ एक्टिव हूं, तो यहाँ एक्टिव होने की वजह से मुझे जो 2 रुपए मिलेंगे ये एक्टिव इनकम होगा। लेकिन इस समय मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि कहीं ना कहीं मोतिहारी शहर में 5 बच्चे आपस में बैठ करके बात कर रहे होंगे कि मुझे पढ़ना है अंग्रेजी, कहाँ जाएं? तो उस 5 में से 3 बच्चा उसको सिखा रहा होगा, तुम संजय सर के पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए चले जाओ, और वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं मेरे यहाँ आने के लिए, ये मुझे मालूम नहीं है। तो आएगा तो मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा, लेकिन वो बात किससे कर रहा है? आपस में, और जिससे बात कर रहा हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम वहां हो रहा है, हो सकता है कि समय हम सोए हों, तो उसको बोलते हैं पैसिव। तो सेम उसी तरह से एक्टिव का मतलब होता है जो चालू हालत में हो। पेंसिल से देखिए, पेंसिल से अगर पैसा आ रहा है तो वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। कैसे? अब दोनों को हम क्लियर कर देते हैं। आपका सवाल है कि पेंसिल से, जैसे मैं ही कलम से लिख रहा हूं, पेंशन, अच्छा हाँ, पेंशन जो है, पेंशन आपका पैसिव इनकम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक समय था जब आप एक्टिव इनकम कर रहे थे, उससे आपका क्या हो गया, वो आज पैसिव इनकम बन रहा है, उस जनरेट हो रहा है। ठीक है, किसी ने, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आमदनी जो है, हाँ, तो आपके कहने में तो उस समय तो एक्टिव था। हाँ हाँ हाँ, वो हम समझ रहे हैं कि आप ही के पैसे से अर्जित है, लेकिन एक्टिव और पैसिव में जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी आदमी का 1 लाख रुपए का मंथली इनकम है, वो मासिक आमदनी उसकी कितनी है? 1 लाख रुपए, और उसका घर का खर्चा, दूध का पैसा, बच्चों की पढ़ाई, रूम का रेंट, हाँ, ये सभी दवा दारू सब मिलाकर के उसका 50,000 रुपया क्या है? नहीं, मैंने खर्च है। तो 1 लाख कमाया, 50,000 खर्च कर दिया, बच गया कितना? 50,000। इसी तरह से करते करते साल भर वो रुक गया, तो हर महीने 50,000 करके 6 लाख रुपया साल में उसका क्या हो गया? बच गया। तो वो 6 लाख रुपए कमाने के लिए वो काम कर रहा था, कहीं ना कहीं एक्टिव एक्टिव था, तब उसको 1 लाख मिले, उस 1 लाख में से 50,000 खर्च किया, अब 50,000 बच गया। अब जब साल भर के अंदर वो 50,000 बचाते बचाते कितना बच गया? 6 लाख बच गया। अब क्या हुआ, ये सोचा कि अब 6 लाख रुपए बैठा करके रखने से फायदा नहीं है, तो या तो किसी को ब्याज पर इंटरेस्ट पर दे दिया, या उस रुपए का कहीं जमीन खरीद लिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि पिछले साल वो जैसे 24 लाख रुपए का जमीन खरीदा, तो 6 लाख में कितना आ जाएगा? 5 धूर जमीन खरीद लिया और लगा दिया कितना? 6 लाख रुपया। ठीक, अब साल भर के बाद वो 5 लाख 6 लाख रुपए का जो जमीन थी वो 12 लाख रुपए की हो गई। एक मिसाल दे रहे हैं। तो क्या उसके लिए पहले जो 6 लाख रुपए वो बनाया, तो वो एक्टिव था, कहीं ना कहीं काम कर रहा था, उसमें से वो 6 लाख रुपए बचाया था, वो एक्टिव था। लेकिन 6 लाख रुपए जहां जमीन में फंसा दिया, और उसके बाद से वो रोज 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 जमीन 6 लाख से 12 लाख की हो गई, 20 लाख की हो गई, 24 लाख की हो गई, 30 लाख की हो गई, 50 लाख की हो गई, उसके लिए उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्टिव रहने की जरूरत
नहीं पड़ी, यहाँ तक एक कुदाल एक खुरपी भी लेकर के कभी उस जमीन पर नहीं गया, लेकिन रोड लाइन में है, वो जमीन का दाम रोज रोज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो हो गया कौन चीज, पैसिव इनकम। उसकी जगह उसका पैसा एक तरह से कहिए कि एक्टिव ही है, लेकिन पैसा तो आप जानते ही हैं कि वो ये है, मैंने जैसे आदमी काम करता है वैसे वो काम करता नहीं है। तो वैसा ही कुछ समझिए कि लिसनिंग और रीडिंग जो है ये पैसिव स्किल है। क्या है ये, पैसिव स्किल है। ये पैसिव वाला जो है ना ये क्षमता है, ठीक है ना। लेकिन स्पीकिंग है और राइटिंग है, ये आपका क्या है, एक्टिव जो स्किल है। अभी हमको कुछ समझाना है और हम बोले ही नहीं, नहीं तो कैसे होगा, बोल करके समझा दिए, फिर आप कह रहे हैं कि सर थोड़ा उसको एग्जाम्पल दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो फिर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, बोलना ये सब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे लेकिन लिसनिंग में क्या है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अब आपको यूं ही क्या हो जा रहा है, सुना जा रहा है, तो ये क्या है, पैसिव स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो लर्निंग स्किल है चार, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसमें से लिसनिंग और रीडिंग को हम लोग बोल देंगे कौन चीज, हाँ रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स, और स्पीकिंग को और राइटिंग को हम लोग बोल देंगे प्रोडक्टिव या एक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस से बनता है एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, क्या ऐसी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस से एक्सप्रेसिव भी बना और एक्सप्रेस से एक्सप्रेशन भी बना, नहीं सुनते हैं उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुम देखे हैं ना, कितना घमंड में था, तो एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना, तो वो एक्सप्रेसिव स्किल के अंतर्गत आ जाए। आउटपुट हो गया, जो आपके अंदर चल रहा है उसको क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए, मतलब व्यक्त कर दिए। तो व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे आप, या तो बोलेंगे नहीं तो लिखेंगे। मैंने हमको पढ़ाना है, मेरे दिलो दिमाग में जो बात चल रहा है उसको हम बोल करके समझाते हैं, लिख करके समझाते हैं, तो वही चीज हो गया। ये दोनों हो गया आपका। अब देखिए इसी में प्राइमरी स्किल क्या होता है, आप लोग जब स्कूल के टीचर बनेंगे तो वहां पर देखिएगा लिखा रहेगा प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, नहीं, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब होता है एकदम शुरुआती, क्या, एकदम शुरुआती। तो प्राथमिक स्किल क्या है, तो देख लेंगे, तो लिसनिंग होता है और स्पीकिंग होता है। जैसे जो लोग अनपढ़ भी हैं, जो लोग अनपढ़ भी हैं, उनको भी अगर आप बोलिएगा, ठीक है, वो भी आपसे, जैसे आप बोल रहे हैं तो उनको भी सुनाई दे रहा है, लैंग्वेज क्या है उनको भी समझ में आ रहा है। फिर देखिए स्पीकिंग, आपकी तरह नहीं बोलने आता है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा नहीं है, लेकिन वो भी टूटी फूटी हिंदी, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होता है, एकदम प्राइमरी स्किल है। और उसके आगे जो सुदृढ़ जो होता है, उससे आगे का जो स्किल होता है वो है स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि स्पीकिंग और राइटिंग यानी कि वो सुनता है और बोलता है लेकिन लिख नहीं पाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, रेनफोर्समेंट स्किल में क्या आ जाएगा कि जो बोलेगा उसको वो क्या करेगा, लिख भी लेगा, ठीक है। अब देखिए साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग स्किल्स। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम, लय। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कौन जी, मनोवैज्ञानिक, जिस मनोविज्ञान से मनोवैज्ञानिक बन गया। तो ये जो मनोवैज्ञानिक सीक्वेंस होता है ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, वो कौन कौन होता है, तो फिर वही बात, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। फिर देखेंगे सब स्किल ऑफ राइटिंग्स आर, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग आर, यानी कि लेखन का सब स्किल, सब स्किल उप, उप मतलब मैंने जो मेन होता है उसे से थोड़ा सा सहायक कह सकते, जैसे नहीं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, तो उसी तरह से स्किल तो सब स्किल। डिवीजन, जैसे हम लोगों का डिवीजन है तिरहुत यानी मुजफ्फरपुर, और सब डिवीजन तो एक ढाका हो गया, एक मोतिहारी हो गया, एक रक्सौल हो गया, एक पकड़ी दयाल हो गया, एक चकिया हो गया, तो सब समझ रहा ना, उप, ठीक है ना। तो ये राइटिंग का जो सब स्किल कौन कौन होता है, तो ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। कैसे इसको हम लोग करते हैं, पहले हम लोग ट्रांसक्राइबिंग करते हैं, जैसे कुछ कुछ लिखते हैं तो देखिएगा ट्रांसलेशन वगैरह बनाते होंगे, नहीं तो आप हिंदी में लिखा हुआ है उसको संस्कृत में बना दीजिए, संस्कृत में लिखा हुआ है उर्दू में बना दीजिए, उर्दू में लिखी है हिंदी में बना दीजिए, हिंदी में लिखा है इंग्लिश में
बना दीजिए ये इस तरह से। और फिर पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि एक छोटे छोटे पैराग्राफ में जो भी चीज आपके दिमाग में चल रही हैं, जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही हैं, उसको अगर उस तरह से आप बना देते हैं तो ये चीज हो गया आपका राइटिंग का सब स्किल्स। तो जिस तरह से आपका राइटिंग का सब स्किल्स होता है तो उसी तरह सब स्किल रीडिंग का भी होता है। रीडिंग का मतलब पढ़ना, लेकिन आप लोग जिस तरह से पढ़ते हैं बीएड की भाषा में पठन, अच्छे पठन पाठन नहीं, पढ़ना पढ़ाना। तो इसमें क्या होता है कि प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब क्या, अनुमान। कौन चीज, अनुमान लगाते हैं, कौन चीज के लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है। तब इन्फेरिंग, तब उसको इन्फर करते हैं, कैसे, अब अनुमान लगाइए। जैसे कहने का मतलब है कि कोई चीज है, एक कोई महापुरुष है, आपको हम बोल दीजिए कोट करके महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोलिए, तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़िए, तो आप क्या करते हैं, जरूर आपके मन में होता है, पढ़ने से पहले ही कुछ प्रेडिक्शन आपके दिमाग में चलने लगता है कि जरूर इसमें महात्मा गांधी कौन थे, हाँ इनके जन्म से संबंधित कहानी होगी, ये देश के लिए क्या क्या कुछ किए, कौन कौन आंदोलन में भाग लिए, इनकी क्या क्या भूमिका रही देश की आजादी में, ये सब हम लोग पहले ही से प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं। और जब पढ़ने जाते हैं तो वही सब चीज होता है। और तब उसको पढ़ करके हम लोग क्या करते हैं, इन्फेरिंग। इन्फेरिंग का मतलब देख लीजिए, अभी जितनी चीजें इसमें लिखी हुई है उसको हम पढ़ रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने उसको व्यक्त कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये दोनों सब स्किल हो गया किसका, रीडिंग का। अब देखिए रीडिंग इंक्लूड, रीडिंग में शामिल होता है क्या क्या, एक तो वर्ड आएगा आपका इंक्लूड, एक तो आएगा एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब में शामिल होना, एक्सक्लूड का मतलब से बाहर होना। देखिएगा कोई भी सामान आप खरीदिएगा तो उसका दाम लिखा रहता है, तो लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, यानी कि सभी टैक्स सहित ये दाम है, अलग से कोई टैक्स इसमें नहीं देना है, ठीक है। वहीं इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करते हुए, एक्सक्लूडिंग का मतलब बाहर करते हुए। तो रीडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है लाउड रीडिंग और एक होता है साइलेंट रीडिंग। बच्चे देखिएगा आप लोग भी पढ़ते हैं, तो कोई कोई बच्चा क्या होगा, वो बोलेगा कि जब तक हम हाँ आवाज दे के नहीं पढ़ते हैं तब तक हमको याद ही नहीं होता है, हमको समझ में ही नहीं आता है। और ठीक इसका विपरीत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सुनो भाई बहन ही क्यों नहीं हो, तुमको ज्यादा जोर जोर से पढ़ना है तो तुम उस रूम में चले जाओ, तुम बोल बोल के पढ़ते हो पढ़ती हो तो हमको पढ़ने में बहुत क्या होती है, दिक्कत होती है। तो लेकिन दोनों फीचर है, अपनी अपनी सबकी क्या है, पसंद है। नहीं, किसी को हाफ जूता बहुत अच्छा लगता है, वो फिर ही चाहता है कि कहीं भी गज चट से निकाल दिए फिर पहन लिए। और किसी को फीता वाला जूता बिल्कुल पसंद है कि जहां जाइए तहां हर हमेशा क्या करना रहता है, बंद करना, बांधिए खोलिए, बहुत झंझट है। तो सबके अपने अपने फीचर हैं। तो वही बात है कि रीडिंग इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है कौन कौन, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। यानी कि पठन जो है बोल करके भी किया जा सकता है और चुपचाप भी किया जा सकता है, ठीक है। अब कोई आदमी आवाज देके पढ़ रहा है, कोई आदमी अपना पंक्तियों पर, लाइन पर, सेंटेंस पर उसका ध्यान है, अपना पढ़े जा रहा है, कोई दिक्कत। चलिए तो रहने दे आज की, ठीक है। एक मिनट, चलिए थोड़ा सा 5 मिनट और खींचते हैं। देखिए अब रीडिंग को थोड़ा सा विस्तार से इसको बताया गया है। अभी अभी जैसा कि पहले देखे कि रीडिंग दो प्रकार से किया जा सकता है, एक लाउड रीडिंग यानी कि जोर जोर से पढ़ना, और एक साइलेंट रीडिंग यानी कि शांत होकर, चुप होकर, मौन होकर के पढ़ना। अब ये दोनों में क्या क्या फायदे हैं, तो अगर आप लाउड रीडिंग करते हैं इंप्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, तो बोलकर पढ़ने का, आवाज देकर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि इंप्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में सुधार होता है, उच्चारण में सुधार होता है। अब कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है और CHEMISTRY लिखा हुआ है, और जैसे ही वो बोलेगा केमिस्ट्री केमिस्ट्री, तो कोई सुनेगा तो टुक देगा उसका, गलत है भाई, ये केमिस्ट्री नहीं होता है, क्या होता है, तो बोला तो सुधार, बोला तो गलती हुई तो उसका सुधार हुआ। तो ये जो है लाउड रीडिंग का फायदा है। फिर देखेंगे लाउड रीडिंग इज हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, जो छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं उसमें बोल करके पढ़ने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है। जबकि साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, इंप्रूव स्पीड एंड कंसंट्रेशन,
ये भी बात सही है। सब बोले ना कि अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। मुंह बंद करके मौन होकर के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप तेजी में पढ़िएगा, ज्यादा जल्दी जल्दी क्या कर जाइएगा, पढ़िएगा। एक पेज बोल करके पढ़ रहे हैं और चुपचाप होकर के एक पेज पढ़ रहे हैं, दोनों के टाइमिंग में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। वो साइलेंट रीडिंग में जो है ना स्पीड जो है इंप्रूव होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन समझते हैं ना, एकाग्रता भंग नहीं होती है, क्योंकि आपका ध्यान पंक्तियों पर रहता है। हाँ, इधर उधर क्या कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपनी बोली से खुद भी आप क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये चीज कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है किसमें, साइलेंट रीडिंग में। फिर दूसरा, साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग। ये भी बात सही है। अब 2 मिनट की कोई बात रखनी है, कोई एक गीत गा देना है, 5 मिनट के भाषण दे देना है, तो आए और 5 मिनट क्या कर दिए, बोल दिए। तो जोर जोर से कोई टेक्स्ट रीडिंग मतलब कि इतना ही लिखा हुआ है, इतना जाकर के आपको क्या करना है, पढ़ देना है, बोल देना है, ठीक। लेकिन अगर कोई चीज लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग ग्रेजुएशन के एग्जाम देने जाते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर 6-6 पेज में, 7-7 पेज में, 5-5 पेज में आप क्या करते हैं, लिखते हैं। अब वहां पर अगर बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल करके लिखिए, तो फिर आप खुद से क्या हो जाएंगे, उब जाएंगे। इसलिए टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग में फायदेमंद होता है, हेल्पफुल होता है कौन, साइलेंट रीडिंग, ठीक है। अब देखेंगे डिक्टेशन इंप्रूव्स स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग की जो त्रुटियां होती हैं, जो भूल होती हैं, उसमें सुधार करता है कौन, डिक्टेशन का मतलब लिखावट, ठीक है, लिखावट। छोटे क्लास में आप लोग रहे होंगे, बारिश वारिश हो जाती होगी, जिस दिन बच्चे कम आते थे सर को पढ़ाने का मन नहीं करता था, सर कहते थे चलो आज डिक्टेशन लिखवाते हैं, तो 10 वर्ड टाइम पास करते थे, 10 वर्ड बोलते थे। हालांकि उसका भी अपना एक फायदा है। उससे क्या होता है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, जो स्पेलिंग के जो एरर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सुधारे जाते हैं। और आजकल तो जान ही रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उसमें बाकायदा स्पेलिंग एरर टॉपिक है। मैंने हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पेलिंग से जुड़ा हुआ एरर आ ही रहा है स्पेलिंग सुधारने के लिए। अब देखेंगे, जैसे अब कह रहा है कि ये स्पेलिंग एरर सही करता है। फिर कह रहा है कि ओवर जनरलाइजेशन अप्लाई ए रूल और पैटर्न इन ए सिचुएशन वेर इट डज नॉट अप्लाई। और अक्सर देखा जाता है कि जनरल वे में भी, हाँ, ये पैटर्न जो है, सिचुएशन जो है जहां पर अप्लाई नहीं भी होता है, वहां पर इसको रूल के रूप में क्या कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे अब कहने का मतलब है कि अब जैसे GO है, अब GOED है, तो ये लिखेंगे तभी ना पता चलेगा, किसी से लिखवाने के बाद ही ना पता चलेगा कि वो बच्चा सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। तो डिक्टेशन उसके स्पेलिंग एरर को इंप्रूव करने में, सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब देखेंगे इंटेंसिव रीडिंग, गहन। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, गहन, कंची रीडिंग, वो क्या होता है, पठन क्या होता है, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी कि किसी स्पेसिफिक डिटेल्स को समझने के लिए इसका उद्देश्य यही है कि इंटेंसिव रीडिंग क्या किया जाता है। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग का जो पर्पस होता है वो किस लिए होता है, स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए होता है। जैसे पैसेज वगैरह आप लोग बनाते हैं तो एक छोटी सी कहानी दे दी गई होती है, उसके नीचे उसका क्वेश्चन दिया गया होता है। अब जो बच्चे ज्यादा तेजी में रहेंगे, ज्यादा हड़बड़ी में रहेंगे, गहन अध्ययन नहीं करेंगे, बढ़िया से उस कहानी को नहीं समझेंगे, और नीचे जब आएंगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर तो ढूंढने जाएंगे उसी में, तो नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 4 बार उसमें ढूंढेगा, बच्चा को वो मंजूर है। लेकिन एक बार अगर कहानी को ठीक से पढ़ ले तो क्वेश्चन पढ़ते पता चल जाएगा कि उसका आंसर कहां पर है। इसके लिए इंटेंसिव रीडिंग की जाती है, गहन अध्ययन जो है, गहन रीडिंग इसके लिए की जाती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल इन क्लासरूम, और ये क्लासरूम में ही संभव होता है, क्योंकि बच्चा क्लास में अगर पढ़ रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो टीचर घूमते रहते हैं, सब पर नजर बनी रहती है, टीचर समझाते रहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। अब देखेंगे तो ये इंटेंसिव रीडिंग की बात होगी। अब देखेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट। देखिएगा, स्टेशन पर गाड़ी आ रही है
अब तो खैर मोबाइल हो गया, तो सारे लोग मोबाइल में जब तक ट्रेन का इंतजार करते रहते सब लोग अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं। हम लोग पहले क्या करते थे, जब स्टेशन पर इंतजार करते रहते थे तो कॉमिक्स की बुक आती थी, ठीक है, मनोज पॉकेट बुक्स कंपनी का नाम ऐसे करके कुछ हुआ करता था, ठीक है, उसको खरीद लीजिए और मोटे मोटे तौर पर कहानी को क्या कर जाइए, पढ़ जाइए। वो पूरी कहानी, कोई सिलेबस तो है नहीं कि उतना टेंशन लेने की जरूरत है, तो वो जो है लर्नर को इंजॉयमेंट के लिए होता है, मनोरंजन के लिए जो है होता है। स्टेशन पर है, कोई मायापुरी खरीद लिए। मायापुरी एक होता है, पत्रिका है जिसमें फिल्मी दुनिया की खबरें रहती हैं। सरस सलील महिलाओं को बहुत ज्यादा पसंद है। न ऐसी गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, पता नहीं आप लोग जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। और तो मोबाइल जब से है तब से मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जानते होंगे। महिलाओं की पहली पसंद ये दो पत्रिकाएं हम लोग जब थे तब आती थी, गृह लक्ष्मी, गृह शोभा। ये सब लोग क्या करते थे, पढ़ करके इंजॉयमेंट के लिए उसको खरीद करके पढ़ते थे आउटसाइड द क्लासरूम, हाँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेज। और ये सभी चीजें अधिकांश केसेज में ये कहाँ देखने को आपको मिलेंगी, आउटसाइड द क्लास, यानी कि कक्षा से बाहर ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, रहने दे, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल, आज इतना रहने दीजिए। उसको देखिए जी कहाँ से सेव किया जाता है, वो कर दीजिए।